अब वैसे तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में काफी सारी कहानियां देखी होंगी, पर आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो लिटरली आप लोगों का दिमाग हिलाकर रख देगी, क्योंकि हो सकता है कि आपने ऐसी कहानी पहले कभी भी ना देखी हो। अब वैसे सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि एक एजेंट ने कैसे अपने प्रेसिडेंट की जान बचाई, वो भी अपनी जान के ऊपर खेलकर, और उसमें कितनी ज्यादा प्लानिंग लगती है और उस समय पर हर एक इंसान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो हमें इस कहानी से जानने के लिए मिलेगा। वैसे मैं कहानी के बारे में ज्यादा बताकर आप लोगों की कहानी का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता, तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत स्पेन से होती है, जहां पर हम लोग काफी सारे लोगों की भीड़ को देख पाती हैं जो कि प्लाजा के पास जमा हुए थे। उस जगह पर काफी ज्यादा कड़ी चेकिंग भी चल रही थी, क्योंकि जल्दी ही वहां पर प्रेसिडेंट आने वाले थे, जिन्होंने 150 कंट्रीज से टेररिज्म के खिलाफ बात करी थी, और उनकी उनसे क्या बात हुई थी वो उस बारे में उस स्पीच में बताने वाले थे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि हम लोग इस कहानी को बार बार अलग अलग लोगों के नजरिए से देखने वाले हैं कि किस तरह के लोग ऐसी सिचुएशन में कैसी चीजें फील करते हैं। तो पहली शुरुआत होती है न्यूज चैनल के एंकर्स से। तो उसी टाइम पर हम लोग जीएनएन न्यूज रिपोर्टर को देख पाती हैं, जो कि सभी लोगों के हाल चाल जानने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही वो पल पल की खबर भी अपने टीम वालों को दे रही थी। उसी दौरान हम लोग जीएनएन वालों की एक वैन को भी देख पाती हैं, जो कि पास में ही खड़ी हुई थी और वहां पर उनकी हेड बैठी हुई थी। उतने में ही वहां पर प्रेसिडेंट भी पहुंच जाते हैं, जो कि स्पीच देने के लिए स्टेज पर बढ़ रहे थे। पर जैसे ही वो अपनी स्पीच को चालू करने वाले थे, वैसे ही अचानक से उनके एक गोली आकर लगती है और तुरंत ही उस जगह पर भगदड़ मच जाती है। उस समय पर प्रेसिडेंट को तो गोली लगी ही थी, पर पास के होटल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हुआ था, जिसके कुछ समय बाद उस प्लाजा के अंदर भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें काफी सारे लोग और साथ ही वो एंकर जो कि सभी लोगों का हालचाल ले रही थी वो भी मारी जाती है। जिसके साथ ही कहानी को रिवाइंड करके हमें थॉमस के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट का पर्सनल बॉडीगार्ड था। थॉमस असल में उस जगह पर जाने से पहले अपने होटल रूम में बैठा हुआ था, और वो काफी ज्यादा परेशान भी था। असल में वो काफी समय बाद काम पे जा रहा था, क्योंकि आज से 6 महीने पहले जब वो प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग में गया था, तो वहां पर प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हो गया था, और उस दौरान थॉमस भी काफी ज्यादा घायल हुआ था। और उसी अटैक के दौरान थॉमस की भी जान जा सकती थी। इसी वजह से थॉमस काफी ज्यादा डरा हुआ था, और वो हमेशा यही प्रे करा करता था कि प्रेसिडेंट के ऊपर आगे चलकर कभी भी कोई इस तरह का अटैक ना हो जाए। उतने में ही वहां पर थॉमस का दोस्त टाइलर भी पहुंच जाता है, जो कि उसके साथ ही प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम में काम करा करता था। और क्योंकि कहीं ना कहीं वो थॉमस के डर के बारे में जानता था, इसीलिए वो थॉमस को समझाने की कोशिश करने लगता है कि आगे चलकर ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं बनने वाली। थॉमस भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है, और वो दोनों के दोनों प्रेसिडेंट के साथ मिलकर सीधा ही प्लाजा की तरफ जाने लगती हैं। प्लाजा पर पहुंचने के बाद वहां पर काफी सारे लोगों की भीड़ थी, इसीलिए थॉमस हर एक इंसान के ऊपर नजर रखे हुए था। और तभी अचानक से उसे सामने वाली बिल्डिंग में कुछ अजीब सा लगता है। सामने वाली बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर की खिड़की पर लगा पर्दा बार बार हिल रहा था, और इसीलिए थॉमस वहां पर टाइलर को भेजता है ताकि वो उस जगह की चेकिंग कर सके। पर जब वहां पर टाइलर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो पर्दा बस पंखे की वजह से हिल रहा था। सारी चीजों की चेकिंग अच्छे से होने के बाद थॉमस तुरंत ही प्रेसिडेंट को स्टेज पर बुला लेता है, पर जैसे ही वो अपनी स्पीच को चालू करने वाले होते हैं, तभी अचानक से ही कोई सामने वाली बिल्डिंग से ही उन्हें शूट करता हुआ वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट को शूट करा जाता है, वैसे ही हम लोग एक आदमी को देख पाती हैं, जो कि भागता हुआ प्रेसिडेंट के पास आने की कोशिश कर रहा था। पर उस समय पर थॉमस को वो भी एक अटैकर लगता है, इसी वजह से वो तुरंत ही उस आदमी को पकड़कर अपनी टीम के हवाले कर देता है। और उसी दौरान हम लोग टायलर और साथ ही बाकी सारे जनों को देखते हैं, जो कि तुरंत ही प्रेसिडेंट को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहे थे। थॉमस उस आदमी से पूछताछ करने की कोशिश करने लगता है कि वो प्रेसिडेंट के पास जाने की कोशिश क्यों कर रहा था। जाकर हम लोग जान पाती हैं कि वो बंदा असल में एक पुलिस वाला है, जो कि प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था। और ये बात जानने के बाद थॉमस तुरंत ही उस आदमी को छोड़ देता है, पर अभी के लिए उसने अपने आदमियों को उसके पीछे लगा दिया था। और क्योंकि अभी के समय पर उस आदमी को पकड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसने प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, इसीलिए तुरंत ही वहां पर थॉमस एक आदमी का कैमरा छीनता है, जिसमें शायद कोई ना कोई फुटेज रिकॉर्ड जरूर हुई होगी, जिससे कातिल के बारे में पता लगाया जा सके। तक पहला धमाका हो चुका था, पर अभी के समय पर जब थॉमस उस कैमरा के फुटेजेस को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, और अचानक से ही वहां पर एक दूसरा धमाका होता है, जिस दौरान काफी सारे लोग मारे गए थे और काफी सारे लोग घायल हो गए थे। पर किस्मत से थॉमस की जान इस धमाके में बच गई थी। जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसके सामने से एंड्रिक भागता हुआ कहीं पर जा रहा था, जो कि असल में वही पुलिस वाला था, जो कि प्रेसिडेंट के पास जाने की कोशिश कर रहा था। उसको देखने के बाद टाइलर और काफी सारे लोग उससे पीछे लग जाते हैं ताकि वो उसको पकड़ सकें। और उसी बीच सारी चीजों को अच्छे से पता करने के लिए थॉमस तुरंत ही जीएनएन की वैन में चला जाता है, जहां पर से वो उनकी हेड से मुलाकात करके बाकी सारी फुटेजेस को भी हासिल कर लेता है, ताकि वो उसमें देखकर पता लगा सके कि आखिरकार कौन इंसान था जो कि प्रेसिडेंट को जान से मारना चाहता था। तब जीएनएन के रिपोर्टर की कैमरा की एक क्लिप को देखने के बाद थॉमस का दिमाग एकदम चकरा गया था, और कहानी वहां से एक बार वापस से पास में आ जाती है, जहां पर हम लोग अब इस कहानी को एंड्रिक के पर्सपेक्टिव से देखने वाले थे।
तो एंड्रिक के पास प्लाजा पर आते समय एक बैग मौजूद था जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दिया था और उससे बोला था कि वो उस जगह पर मिलने के बाद उससे उस बैग को ले लेगी। कहीं ना कहीं वो इस बात को जानती थी कि एंड्रिक एक पुलिस वाला है, इसी वजह से उसकी चेकिंग नहीं होगी और उस समय पर एंड्रिक की चेकिंग नहीं होती और वो चुपचाप अंदर चला जाता है। पर अंदर जाने पर एंड्रिक अपनी गर्लफ्रेंड वेरोनिका को एक अनजान आदमी के साथ देखता है जिसको वो नहीं जानता था। पर जैसे ही वो आदमी एंड्रिक को देखता है तो वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। इसी वजह से एंड्रिक अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उस आदमी के बारे में पूछता है, पर वेरोनिका उसको उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप बस उससे अपना बैग ले लेती है। उतने में ही प्रेसिडेंट भी स्टेज पर आ गए थे और अचानक से ही उनकी गोली लग गई थी, जो देखने के बाद एंड्रिक वहां पर से अपने प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश करने के लिए जाता है। पर अचानक से ही उसे वहां पर थॉमस और उसके साथी पकड़ लेते हैं। इस पूरे के पूरे सिनेरियो के दौरान आसपास के सारे लोग बहुत ज्यादा ही घबरा गए थे और वो पैनिक करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। तभी अचानक से ही एंड्रिक की नजर वेरोनिका पर पड़ती है जो कि भागती हुई कहीं पर जा रही थी और उसने जानबूझकर अपने बैग को वहां के स्टेज के नीचे फेंक दिया था। उसको देखने के बाद एंड्रिक इस चीज को समझ गया था कि आगे चलकर यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी होने वाला है जो कि वेरोनिका की वजह से होने वाला था। इसी वजह से एंड्रिक इस बारे में थॉमस और उसकी टीम को बताने की भी कोशिश करता है, पर उस दौरान सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई थी कि कोई भी उसकी बात को नहीं सुन पाता और अचानक से ही वहां पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एंड्रिक खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गया था, पर वो तुरंत ही भागकर बाहर जाने लगता है ताकि वो वहां पर वेरोनिका को पकड़ सके। तभी अचानक से उसकी नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ती है जिसके अंदर वेरोनिका एक आदमी के साथ एम्बुलेंस वालों की ड्रेस पहनकर वहां से जा रही थी। तब एंड्रिक भागता हुआ एक गली में जाता है जहां पर वो अपनी गन को निकालता है, पर तभी अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और इसी के साथ ये सीन वापस से पास्ट में जाता है जहां पर हम लोग इस बार लुइस के पर्सपेक्टिव से इस कहानी को देखने वाले थे। लुइस प्लाजा में आने के बाद आसपास की जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और आसपास की सारी फुटेजेस को कैप्चर कर रहा था। तभी अचानक से उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एना था और वो एक छोटी लड़की थी जिसकी माँ भी उसके साथ थी। वो उसके साथ काफी अच्छे से बात करती है और लुइस को भी उससे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वेल अभी के समय पर प्रेसिडेंट भी स्टेज पर आ जाती हैं और जैसे ही वो अपनी स्पीच को चालू करने वाले होते हैं तभी अचानक से उनके एक गोली आकर लगती है जिससे वहां पर भगदड़ मच गई थी। साथ ही वहां पर पहला बॉम्ब ब्लास्ट भी हो चुका था जिसको देखने के बाद वो इस काफी ज्यादा डर गया था, पर अभी भी वो लगातार हर एक चीज को रिकॉर्ड करे जा रहा था। तभी अचानक से थॉमस उसके पास भागता हुआ आता है और उसके कैमरे को झपटता हुआ उसमें मौजूद सभी फुटेजेस को देखने लगता है, जिसमें वो फुटेज भी शामिल थी जब वेरोनिका अपने बैग को बैक स्टेज के नीचे फेंक रही थी। जिससे थॉमस खुद भी इस बात को समझ गया था कि प्लाजा के अंदर भी अब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए वो आसपास के लोगों को भगाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में लकीली लुइस भी सरवाइव कर गया होता है, पर अभी भी वो लगातार रिकॉर्डिंग को करे जा रहा था। उसी दौरान अचानक से उसकी नजर एंड्रिक पर पड़ती है जो कि पुलिस वालों से भागने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद अचानक से लुइस की नजर एना के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी माँ से बिछड़ गई थी। तब लुइस सबसे पहले तो एना को उठाता है ताकि वो उसे वापस से उसकी माँ के पास लेकर जा सके, पर तभी उसकी नजर वापस से एंड्रिक पर पड़ती है जो कि अभी भी भाग रहा था। इसीलिए वहां पर लुइस डिसाइड करता है कि वो पहले एंड्रिक की मदद करेगा और बाद में वो एना के पास आकर उसकी भी मदद करेगा। तब एंड्रिक का पीछा करते हुए लुइस सीधा उस स्ट्रीट पर पहुंच गया था जहां पर एंड्रिक ने अपनी गन को निकाला था। उसको देखने के बाद वहां पर लुइस काफी ज्यादा शॉक होता है, पर अचानक से ही एंड्रिक के सामने एक पुलिस वालों की ही गाड़ी आती है जिसमें से पुलिस वाले निकलकर एंड्रिक को शूट कर देते हैं। तभी अचानक से लुइस की नजर एना पर पड़ती है जो कि खुद भी उसका पीछा करती हुई रोड की तरफ आ गई थी और अभी वो रोड को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। पर जैसे ही वो रोड पर पहुंचती है वैसे ही उसके सामने से वो एम्बुलेंस जाने लगती है जिसमें वेरोनिका अपने साथी के साथ बैठी हुई थी। अब वो एम्बुलेंस एना से टकराने वाली थी और एना का बच्चा पापड़ बनने ही वाला था कि तभी अचानक से ही ये कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है और इस बार हम लोग इस कहानी को प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट जब अपने होटल से निकले ही थे तभी अचानक से उनके पास उनकी गाड़ी में किसी का कॉल आता है जो कि उन्हें बता देता है कि स्पीच देते समय उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और इसी वजह से शायद उन्हें वापस चले जाना चाहिए। और ये बात जानने के बाद प्रेसिडेंट तुरंत ही अपने होटल में लौट जाती हैं और उनकी गाड़ी में एक नकली प्रेसिडेंट को बैठा दिया जाता है जो कि बिल्कुल असली प्रेसिडेंट की तरह दिखता था और वो उनकी जगह पर स्पीच देने का काम करने वाला था। इस बारे में थॉमस को नहीं पता था और इसी वजह से वो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि असली प्रेसिडेंट को ही गोली लगी हो। वेल होटल में वापस आने के बाद जब प्रेसिडेंट लिफ्ट के थ्रू अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं तब हम प्रेसिडेंट के साथियों की बात से जान पाते हैं कि असल में कुछ समय पहले प्रेसिडेंट के कुछ साथियों ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा था जो कि बॉम्ब सप्लाई कर रहे थे और इसी वजह से उनके टीम वाले प्रेसिडेंट को जान से मारकर उस चीज का बदला लेना चाहते थे। वेल आगे प्रेसिडेंट अपने रूम में जाने के बाद टीवी में उस सिनेरियो को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं जब उन्हें स्टेज पर बुलाया जा रहा था। तब उनका डमी स्टेज पर आता है और अचानक से ही उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जिस दौरान थॉमस काफी ज्यादा पैनिक करने लग गया था और प्रेसिडेंट को भी ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि थॉमस को सच्चाई नहीं पता।
और तभी अचानक से उनके होटल के नीचे भी एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और यही वो पहला बॉम्ब ब्लास्ट था जिस वजह से स्टेडियम के काफी सारे लोग पैनिक करने लग गए थे और इधर उधर भागने लग गए थे। असल में वो किलर जो कि प्रेसिडेंट को जान से मारना चाहता था, उसे इस बारे में पता चल गया था कि असली प्रेसिडेंट प्लाजा में नहीं गया है और इसी वजह से उसने होटल के नीचे भी एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था और साथ ही उसके साथी भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं ताकि वो प्रेसिडेंट को जान से मार सके। वो ऊपर की फ्लोर पर भी एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसमें प्रेसिडेंट और उसके काफी सारे साथी घायल हो गए थे और अंदर आने के बाद एक किलर उन्हें जान से मार देता है और वो प्रेसिडेंट को अपने साथ उठाकर लेकर जाने लगता है। और अब आखिरकार वो पल आ जाता है जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार था। अब हम लोग इस कहानी को एक आखिरी आदमी के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद वो इंसान था जो कि प्रेसिडेंट को जान से मारने वाला था और वही इस मिशन का मास्टरमाइंड भी था। उस बंदे का नाम असल में निक होता है जो कि प्रेसिडेंट को जान से मारना चाहता था क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसके साथियों को बॉम्ब की डिलीवरी करते हुए पकड़ लिया था। वेरोनिका खुद भी निक की ही साथी थी और वो भी उसी के साथ मिली हुई थी ताकि वो प्रेसिडेंट को जान से मार सके। खैर अभी के समय पर हम लोग देखते हैं कि प्लाजा में काफी सारे लोग जमा होते हैं और वेरोनिका के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसका नाम जैक था और उसके भाई को वेरोनिका ने किडनैप करके रखा हुआ था ताकि वो जैक से भी अपने काम को करवा सके। जैक असल में एक बहुत अच्छा और साथ ही काबिल सोल्जर था जिसके भाई को वेरोनिका और साथी निक ने किडनैप करके रखा हुआ था ताकि वो जैक से अपने काम को करवा सके जिसमें वो प्रेसिडेंट को उससे किडनैप करवाने वाले थे। वेल असल में ये वही समय था जब एंड्रिक ने जैक और साथी वेरोनिका को एक दूसरे के साथ देखा था और उस समय पर जैक उससे घूरता हुआ इसी वजह से गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद एंड्रिक भी वेरोनिका के साथ ही मिला हुआ है और वो भी कहीं ना कहीं उसके भाई को किडनैप करने में शामिल है। आगे हम लोग निक को देखते हैं जिसने जेएनएन के एक रिपोर्टर को भी अपनी टीम में शामिल करा हुआ था और उसकी मदद से वो प्रेसिडेंट की पल पल की खबर रख रहा था। साथ ही उसने उस होटल में भी एक आदमी को छोड़ा हुआ था जिस होटल में प्रेसिडेंट रुका हुआ था ताकि निक को उस जगह के बारे में भी पल पल की खबर मिलती रहे। और उन दोनों की मदद से ही निक को इस बारे में पता चल जाता है कि असली प्रेसिडेंट प्लाजा में ना आकर अपने होटल में ही रुका हुआ है। और जैसे ही निक को ये बात पता चलती है वैसे ही वो वहां पर से जैक को ऑर्डर दे देता है कि वो तुरंत ही होटल के पास पहुंचे ताकि वो उसकी मदद से बाद में प्रेसिडेंट को किडनैप करवा पाए। अब जैक भी बिल्कुल ऐसा ही करते हुए सीधा उस होटल में चला जाता है जहां पर प्रेसिडेंट रुका हुआ था। वहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात निक के एक साथी से होती है जो कि जैक से हैंडशेक करने के बहाने उसे एक कार्ड की देता है जिसकी मदद से जैक पूरे के पूरे होटल में कहीं पर भी एक्सेस कर सकता था। उसी दौरान हम लोग निक को देख पाते हैं जो कि प्लाजा में इधर उधर घूमते हुए जब थोड़ा सा बोर होता है तो लुइस से जाकर बातें करने लगता है और बाद में उससे थोड़ी सी अच्छे से बात करने के बाद वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जैक को देखते हैं जो कि एक रूम में जाकर अपने लिए एक गन निकालता है और वहां पर से सीधा प्रेसिडेंट के रूम की तरफ जाने लगता है। मीनवाइल हम लोग वापस से जैक को प्लाजा में देख पाते हैं जिसके पास एक छोटा सा फोन मौजूद होता है और उसी फोन की मदद से उसने काफी सारी आसपास की ऑटोमेटेड चीजों को कनेक्ट करके रखा हुआ था। उस दौरान उसमें वो पंखा भी शामिल था जो कि स्टेज के सामने वाली बिल्डिंग की 3rd फ्लोर पर रखा हुआ था। अब उसी फोन की मदद से जैक सबसे पहले तो उस पंखे को चालू करता है ताकि वो थॉमस का ध्यान भटका सके जिसमें वो कामयाब भी होता है और थॉमस की नजर जैसे ही सामने वाली बिल्डिंग की 3rd फ्लोर पर जाती है वैसे ही वो वहां पर टायलर को चेकिंग करने के लिए भेज देता है। जिसके थोड़ी देर बाद जब स्टेज पर प्रेसिडेंट आता है तब अपने ही फोन की मदद से एक ऑटोमेटेड गन को चालू करते हुए वहां पर निक सामने प्रेसिडेंट के ऊपर निशाना लगाता है और उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ होटल में मौजूद निक का एक साथी होटल में भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से उस जगह पर भी भगदड़ मच जाती है। जैसे ही निक को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही प्लाजा से निकलने की कोशिश करने लगता है पर उस जगह से निकलने से पहले वो वहां पर मौजूद जैक के भाई को जान से मार देता है। तक वेरोनिका भी बॉम्ब वाले बैग को बैक स्टेज के नीचे फेंकाई थी और सबसे पहले वो बाहर आकर पैरामेडिक जैसे कपड़े पहनती है और बाद में वो एक एम्बुलेंस में बैठती हुई निक को भी उसमें बैठाती है और वो दोनों के दोनों सीधा उस होटल की तरफ जाने लगते हैं जिसमें प्रेसिडेंट रुके हुए थे। जिसके बाद हम लोग जैक को देखते हैं जो कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जल्दी जल्दी अपने काम को करने में लग गया था और वो सबसे पहले ऊपर जाकर एक बॉम्ब को ब्लास्ट करता है जिससे प्रेसिडेंट और उसके साथी घायल हो गए थे और बाद में वो अंदर जाने के बाद वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को जान से मार देता है और प्रेसिडेंट को बाहर की तरफ लेकर आने लगता है। असल में होटल में बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वहां पर पहले से काफी सारी एम्बुलेंस आई हुई थी और इसी वजह से जब वहां पर निक और साथी वेरोनिका की एम्बुलेंस आती है तो किसी को भी उनके ऊपर शक नहीं होता और इसीलिए वो लोग तुरंत ही ऊपर की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट को अपनी एम्बुलेंस में लेकर यहाँ से उन्हें किडनैप कर ले जा सके। वेल अभी के समय पर होटल में पहुंचने के बाद सबसे पहले निक प्लाजा में मौजूद दूसरे बॉम्ब को ब्लास्ट करता है जिस वजह से काफी सारे लोग घायल हो गए थे और काफी सारे रिपोर्टर्स की भी जान चली गई थी। तो वेरोनिका ऊपर की तरफ जाने लगती है ताकि वो जैक से प्रेसिडेंट को ले सके। वहीं दूसरी तरफ हम लोग थॉमस को देखते हैं जो कि सीधा जेएनएन की वैन में चला गया था जहां पर से वो उनकी फुटेजेस को चेक कर रहा था और वहां पर वो एक फुटेज में देखता है कि उसका साथी टाइलर एक पुलिस वाले के कपड़े पहनकर वहां से बाहर निकल रहा था
और इस बात का मतलब साफ था कि असल में टायलर खुद भी निक के साथ ही मिला हुआ था और उसने भी ये सारे कांड करवाने में निक की मदद करी थी। और असल में टायलर वही इंसान था जिसने उस जगह पर ऑटोमेटेड गन को लगाया था जहां पर से प्रेसिडेंट को शूट करा जाने वाला था। ये बात समझ आते ही थॉमस तुरंत ही अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और टायलर का पीछा करना चालू कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग वेरोनिका को देखते हैं जिसने जैक के पास जाकर प्रेसिडेंट को बेहोश कर दिया था और उन्हें अपने साथ लेकर वो एम्बुलेंस की तरफ आ रही थी। तब प्रेसिडेंट को हैंडओवर करने से पहले जैक वेरोनिका से उसके भाई के बारे में पूछता है, पर वेरोनिका उससे झूठ बोलती है कि जल्दी ही जैक को उसका भाई मिल जाएगा, जबकि सच्चाई तो ये थी कि निक ने पहले ही जैक के भाई को जान से मार दिया था ताकि वो आगे चलकर उनके बारे में किसी को कुछ भी ना बता सके। पर अभी के लिए जैक को वेरोनिका की बातों पर भरोसा हो जाता है और हम लोग वेरोनिका को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट को तुरंत ही अपनी एम्बुलेंस में बिठाते हुए वहां पर से लेकर जाने लगती है। आगे हम लोग टायलर को देखते हैं जिसे निक ऑर्डर देता है कि वो जैक को जाकर जान से मार दे, जिसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जब निक और साथी वेरोनिका आगे की तरफ बढ़ते हैं तभी अचानक से एंड्रिक की नजर वेरोनिका के एम्बुलेंस के ऊपर पड़ती है और वो उसका पीछा करना चालू कर देता है। वेरोनिका और साथी निक ने भी एंड्रिक को देख लिया था, पर उन्हें लगा था कि शायद वो भी प्लाजा के धमाके में मारा जाएगा, पर क्योंकि वो मारा नहीं गया था और आगे चलकर वो वेरोनिका और साथी निक के बारे में पुलिस वालों को काफी सारी चीजें बता सकता था, इसीलिए वो डिसाइड करती हैं कि शायद उन्हें एंड्रिक को जान से मारना पड़ेगा। पर क्योंकि उन दोनों को और भी काफी सारे सबूत मिटाने थे, इसीलिए सबसे पहले वेरोनिका उस आदमी को जान से मारती है जो कि जीएनए रिपोर्टर का काम कर रहा था। पर वेरोनिका जो गोली चलाती है उसकी आवाज की वजह से प्रेसिडेंट की भी आंख खुल गई थी, पर अभी वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो बेहोशी हो। वेल अभी के समय पर हम लोग टायलर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी लेकर जैक के पास आता है और जैक भी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। पर अभी के समय पर थॉमस भी उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था, इसी वजह से टायलर को तुरंत ही अपनी गाड़ी वहां से भगानी पड़ती है और उसे जैक को जान से मारने का मौका नहीं मिल पाता। पर थॉमस अभी भी लगातार टायलर की गाड़ी का पीछा करे जा रहा था और एक समय ऐसा आता है जब अचानक से थॉमस की गाड़ी का एक ट्रक की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान तो नहीं गई थी पर वो काफी ज्यादा घायल जरूर हो गया था। वेल अभी के समय पर हम लोग टायलर की गाड़ी को देखते हैं जो कि सीधा उस जगह पर आकर रुक जाती है जहां पर एंड्रिक उनके सामने खड़ा हुआ था। और जैसा कि एंड्रिक को पहले लगा था कि जैक भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है, इसी वजह से वो तुरंत ही जैक को शूट करने की कोशिश करता है। और क्योंकि जैक को भी यही लग रहा था कि शायद एंड्रिक उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है जिन्होंने उसके भाई को किडनैप करा है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी गन पहले निकालकर वहां पर एंड्रिक को शूट कर देता है। पर उतने में ही पीछे से थॉमस की गाड़ी आ गई थी जो कि अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सबसे पहले तो वहां पर जैक को शूट करने की कोशिश करता है और एक गोली जैक के लग जाती है। तब जैक वहां पर से टायलर की गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करता है और टायलर से अपने भाई के बारे में पूछने लगता है, पर टायलर उसे शूट कर देता है और उसे बताता है कि उन लोगों ने पहले ही उसके भाई को जान से मार दिया है। वेल अभी के समय पर थॉमस खुद भी टायलर की गाड़ी के ऊपर लगातार गोलियां चलाए जा रहा था, जिसमें से एक गोली टायलर के लग जाती है और वो भी मरने की कगार पर पहुंच जाता है। तब थॉमस टायलर से इस बात को जानना चाहता था कि आखिरकार वेरोनिका और साथी निक प्रेसिडेंट को कहां पर लेकर गए हैं, पर वहां पर टायलर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और वो भी मारा जाता है। वहीं हम लोग एम्बुलेंस में देखते हैं जहां पर प्रेसिडेंट की आंख खुलने पर वो वेरोनिका के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और तब निक उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ता है और उसी दौरान उनकी एम्बुलेंस एक लड़की से टकराने वाली होती है, जो लड़की कोई और नहीं बल्कि एना थी। और ये वही सिनेरियो होता है जब अचानक से लुइस भी एना को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है और हम लोग देखते हैं कि उसकी तरफ एक एम्बुलेंस बढ़ रही थी। अब निक खुद भी एम्बुलेंस के सामने यूं अचानक से एना को आता देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो एम्बुलेंस के स्टीयरिंग व्हील को दाएं घुमा देता है, जिस वजह से एम्बुलेंस पूरी तरह से पलट गई थी, पर अभी भी वो फिसलती हुई एना की तरफ बढ़े जा रही थी। पर एना का बच्चा पापड़ बनने से पहले अचानक से वहां पर लुइस पहुंच जाता है और भागते हुए किसी तरह से एना को बचा लेता है और उतने में ही वहां पर एना की माँ भी पहुंच गई थी जो कि एना को अपने साथ लेकर चली जाती है। वेल उतने में ही वहां पर थॉमस भी पहुंच गया था, जो कि जैसे ही एम्बुलेंस के पास जाता है तो उसमें सबसे पहले तो वेरोनिका की डेड बॉडी दिखाई देती है, पर उसके हाथ में गन भी थी, जिसको देखने के बाद थॉमस समझ जाता है कि अंदर खतरा हो सकता है और इसीलिए वो अपनी गन को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। एम्बुलेंस में अभी भी निक था जो कि थॉमस को शूट करने वाला था, पर उससे पहले ही थॉमस उसे शूट कर जान से मार देता है और वो प्रेसिडेंट की जान को बचा लेता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था और वो वापस से सही होकर अपने देश की तरफ चले गए थे। जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और आप लोगों को इस बारे में भी पता चल गया होगा कि एक मिशन को अंजाम देने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत और कितने सारे लोगों का दिमाग लगता है। अब अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर चेक करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।